नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसमें हिस्ट्री का क्या रोल है और किस तरीके से हिस्ट्री वाले पार्ट को हैंडल किया जाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो थ्रू द मेजर पॉइंट्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इससे पहले कि हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। माय नेम इज़ नवीन तिवारी and I'm master in historical studies. I qualified in the same subject and I have a 15-year teaching experience in the field of civil service examination as well. And for some time, I also associated with Unacademy on their online platform. और वहाँ भी मेरे को काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। तो इन्हीं सब अनुभव को मैं आपके साथ साझा करूँगा, शेयर करूँगा, जिसका लाभ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा इस एग्ज़ाम की तैयारी में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सीधे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि आज का जो हमारा सेशन है वो है किसी के बारे में। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री फॉर द जीएस। हिस्ट्री के बारे में सारी चर्चा होगी हमारी। प्रीलिम्स और मेंस का जो पैटर्न है उसमें क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को। और साथ ही में देखेंगे वो कौन कौन सी बुक्स हैं जो हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम बिल्कुल भी ओवरलुक या नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं आपके सबसे ऊपर, हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री एंड उसका जो पैटर्न है प्रीलिम्स और मेंस का, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। हिस्ट्री की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, और वो सब क्लियर होता है एनसीईआरटी की बुक से। 2 प्रकार की एनसीईआरटी बुक हुआ करती थी, एक तो नई वाली है और एक पुरानी हुआ करती थी ओल्ड एनसीईआरटी। दोनों ही बुक्स पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है, फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और यकीन मानिए कि यूपीएससी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठाता भी है, तो ये आपको सलाह दी जाती है कि एनसीईआरटी की जो बुक है इसको आप जरूर रेफर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट को तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है, और जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, और जिन्होंने बीए कर रखा है हिस्ट्री, बाकी सब आर्ट सब्जेक्ट लेकर, उनको थोड़ा सा एज रहता है। बट स्टिल इट डज नॉट मीन कि साइंस बैकग्राउंड वाले को ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बस थोड़ी सी अप्रोच साइंटिफिक होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा साइंटिफिक और बहुत ही कह सकते हैं कि एक वो होता है कि एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा मेरे को इस समय, उसे कहते हैं क्या, बहुत ही प्रासंगिक इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी वाले। तो प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं लगभग 17 से 18, कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं हिस्ट्री से। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस के लिए। और मेंस में जो जीएस 1 वाला पेपर है उसमें डिस्क्रिप्टिव आता है, आर्ट एंड कल्चर में डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन। तो आंसर राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो हिस्ट्री की जो समझ है, इससे आपके कई सारे और भी सब्जेक्ट को समझने में आसानी मिलती है, जैसे कि पॉलिटी हो गई, ठीक है ना। क्योंकि जिस देश का जैसा इतिहास होता है उसी देश का की राजनीति जो होती है वो भी उसी पे आधारित होती है। ओके, इसको समझेंगे। तो हमारा जो मेन जो टॉपिक है आज, टॉपिक नंबर तीसरा है ये, और वो है हिस्ट्री का सिलेबस। और इसी सिलेबस को देखते हैं डिटेल में, और समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, आप लोग जानते ही हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट यानी कि वाला पार्ट जो जिसकी शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर लगभग 7th सेंचुरी एडी तक। तो इसमें मैंने कुछ मेजर टॉपिक्स लिखे हैं जिसको आप जरूर पढ़िएगा जब भी आप इसकी तैयारी करेंगे, और हम भी आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस से पहले इंडियन हिस्ट्री के कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। यस, हमारे पास प्री हिस्टोरिक कल्चर वाला पीरियड भी है, और इसमें कई सारी साइट्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसकी साइट्स को याद रखना भी थोड़ा टिपिकल है। तो अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन छोड़ देना चाहिए, तो आप, अगर आपके पास समय नहीं है तो इस पोर्शन को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो थोड़ा सा मैं आपको बहुत सी ब्रीफ बताता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये देखिए, इंडिया का मैं एक छोटा सा एक रफ मैप बना रहा हूँ, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट है वो इंडिया के इस तरफ क्रेडल्ड हुआ था। ये रही रिवर इंडस, और ये रही कुछ इसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। अभी मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको कि इंडस वैली से, वैदिक से, महाजनपद पीरियड से किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो हिस्ट्री में सिर्फ एक चीज़ का याद रखना इसमें जरूरी है कि ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ युद्धों का उल्लेख नहीं है, इसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है यूपीएससी उसमें काफ़ी दखल देता है, और आपसे जानना चाहता है कि आपका क्या सामाजिक जो समझ है उस समय की वो आपके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करने से पहले आपको एक सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
इज और आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ खासियत है यहाँ पे कि वो लोग सील मेकिंग जानते थे, बिल्कुल जानते थे। क्या उनके पास जो ईंटें होती थी क्या वो एक स्टैंडर्ड साइज की होती थी? बिल्कुल होती थी। सोने के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन सोने की चूल्हे के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। चांदी का कोई पीकदान था? शायद नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो नहीं है, वन और टू बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। तो ये देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन आया है इंडस वैली से। तो इन सब चीज़ों की समझ स्टैंडर्ड बुक से ही आ सकती है, टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ आपको समझ में आएगा। ओके, लौटते हैं फिर से उसी में। देखिए उसके बाद शुरू होती है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन वाला जो पोर्शन है इंडिया का वो भी यहीं पर डेवलप हुआ था, और इसके जो निर्माता थे वो थे कौन? आर्यंस। आर्यंस वर सपोज टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट? वैदिक सिविलाइजेशन। एक क्वेश्चन मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन से भी दिखाऊंगा, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ द वैश्य? वर्ण व्यवस्था के बारे में आप परिचित होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्यों का क्या काम था धर्मशास्त्र के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये जो पेपर जो मैंने उठाया है ये संडे को हुआ था, सीएपीएफ का, यूपीएससी का ही पेपर है। और यूपीएससी का कोई भी पेपर एक मॉडल पेपर की तरह सर्व करता है सिविल सर्विस के पेपर के लिए। ओके, सो मेक श्योर कि आप लोग साल में जितने भी पेपर होने वाले होते हैं यूपीएससी के उन सबको देखें, क्योंकि उसमें एक चीज कॉमन है और उसका नाम है जनरल स्टडीज। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि यूपीएससी के जितने भी पेपर हैं वो एक मॉडल पेपर की तरह काम कर सकते हैं। किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए। तो देखते हैं कि क्या उनका काम वेदों का अध्ययन करना था या व्यापार में जुड़े रहना। तो संभवतः निकल के आता है कि वेदों से जुड़े रहने का सारा अधिकार तो ब्राह्मणों का था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि टू ओनली। तो देखा ना आपने कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसकी उसकी जो गहरी समझ है ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं महाजनपद एरा। ये जो सीक्वेंस मैंने आपके लिए बनाया है ना, ये बिल्कुल इसका करेक्ट सीक्वेंस है, और ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, महाजनपद एरा हो गया, बुद्धिज्म और जैनिज्म से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक उसका टर्म तो आता ही आता है। ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में बिल्कुल भी इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अशोक के जो एडिक्ट हैं यहाँ से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे सीधे आ जाता है क्वेश्चन कि अशोक का अभिलेख में उसका नाम कहाँ से मिलता है। नेत्तूर, उडेगोलन, इसमें अशोक का नाम क्या मिला है? ठीक है, देवनाम प्री किसको कहा जाता था? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है इसके पीछे। तो इन सब की जानकारी आपको आपके बुक्स में मिलेगी, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इसको आपको हिस्ट्री में। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जाना जाता है। इसमें कई सारी विदेशी शक्तियों ने आक्रमण भी कर दिए थे, जिसमें कुषाण एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई इंडिया के एक नए प्रकार की आर्ट को डेवलप करने में। नाम सुना होगा आपने किस चीज़ का? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, याद आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, किसने करवाई थी, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, कौन उस समय किंग था, और उस बुद्धिस्ट काउंसिल का परिणाम क्या हुआ। इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू, हीनयान एंड महायान। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुषाण पीरियड से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं तो प्लीज़ उसको जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें देखिए कि आखिर कुषाण में से क्वेश्चन पूछा किस तरीके से गया है। सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री इन अ वेरी इजीएस्ट मैनर। ओके, इसके बाद आता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड अपने क्लासिकल एज के लिए जाना जाता है, खासतौर पे क्या, लिटरेचर एक्टिविटीज़ के लिए। और इंडिया में सबसे पहले टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू होती है गुप्ता पीरियड में। दैट मेक्स दिस पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम रेगुलर कोर्स शुरू करेंगे हिस्ट्री का तब आपको समझ में आ पाएगा कि गुप्ता पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं अभी सिर्फ आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ जिसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, सॉरी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के बाद बहुत सारे छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में बट गया था इंडिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा बनकर उभरते हैं हर्षवर्धन, जिनका टाइम पीरियड था 606 से लेकर 607, सॉरी 647 तक। ठीक है ना, तो 606 से लेकर 647 के बीच में जो हमको राजा का नाम मिलता है वो है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के टाइम पे ही, हर्षवर्धन के समय में ये एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, और ह्वेनसांग ने काफ़ी डिस्क्रिप्शन अपनी बुक सी यू की में दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो these topics are supposed to be very important
इसका रिवीजन कई बार करना पड़ेगा आपको, और जब भी आप इसको इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो प्लीज़ एक बार चेक करिएगा कि यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा किस तरीके से। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दे भी दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया की शुरुआत वैसे तो 700 एडी से होती है, लेकिन 700 से लेकर 1200 एडी तक का जो समय है उसको हम प्री मेडिवल इंडिया भी कहते हैं। प्री मेडिवल इंडिया हिस्ट्री का एक वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें राजपूत एरा भी है, चालुक्य है, प्रतिहार है, चंदेल है, सोलंकी है, ऐसे कई सारे राजपूत रूलर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी वो जानना पड़ेगा, किस धर्म को मानते थे ये भी जानना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि प्री मेडिवल इंडिया में विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। विदेशी आक्रमण से मेरा मतलब ये है कि भारत में पहली बार ऐसा नहीं कि आक्रमण हो रहा है, इंडिया में आक्रमण तो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, लेकिन ये जो आक्रमण था ये कुछ खास था, क्योंकि अब शुरू हो गए हैं क्या, मुस्लिम इन्वेजन। और मुस्लिम इन्वेजन शुरुआत करता है कौन? अरबी। मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप जानते ही होंगे कि इसने 712 में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। तो कभी कभी यहाँ से सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन्वेडर्स इनटू सीक्वेंस। जितने भी निम्नलिखित जो आक्रमणकारी हैं इनको किस में लगाइए, इनको आप सीक्वेंस में लगाइए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अरब के बाद महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, समथिंग लाइक दैट। और इस तरीके से कुछ राजपूत, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना ही होगा। एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी है, किसके दरबार में रहता था। इस तरह की क्वेश्चन कई एग्जाम में आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा अगर आप मैप बनाना जानते हैं इंडिया का, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। जैसे कि मैंने एक रफ मैप बनाया, तो देख सकते हैं कि साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इन्हीं दिनों की बात है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, प्री मेडिवल इंडिया। ठीक है ना। तो प्री मेडिवल इंडिया में ये वाला जो पोर्शन है ये तो चोलाज एम्पायर का है, पल्लवाज हैं, राष्ट्रकूट हैं, इधर चालुक्य हैं। तो ये अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ठीक है ना, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है ये सब। तो ये आस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट थी। तो साउथ इंडिया में जैसे कि आपने नाम सुना होगा कैलाशनाथ टेम्पल, किसने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट के शासकों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका ये थोड़ा सा टिपिकल है, एंड दैट विल रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ पेशेंस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय भी लगेगा और कहेंगे आपको ऐसा महसूस भी यार हम क्या पढ़ रहे हैं यार, ये तो कुछ अजीब सा ही चीज़ हो रही है। बट डोंट वरी, कुछ चीज़ें अगर टफ हैं तो कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हैं जो इसको दिलचस्प बनाती हैं। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये प्री मेडिवल इंडिया वाला पार्ट आपके लिए सरदर्द बनता जा रहा है तो छोड़ दीजिएगा उसको, क्या कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी मेडल इंडिया में दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, एक तो है दिल्ली सल्तनत और एक है मुगल्स। इन दोनों को हम मुस्लिम रूल जानते हैं, और इनकी जो कल्चरल अचीवमेंट थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, खास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का और मुगल्स का दोनों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक छोटा सा नाम, एक का नाम है इक्ता सिस्टम और एक का मैं लिख रहा हूँ मनसबदारी प्रथा। तो इक्ता सिस्टम तो दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था थी और मनसबदारी मुगलों की थी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीएपीएफ के क्वेश्चन पेपर जो संडे को हुआ था उसमें भी मुगल से 2 3 4 क्वेश्चन आए हैं। आप समझ सकते हो उस बात को। तो मेरी सलाह मानिए, सबसे पहले तो आज आप पेपर देखिएगा सीएपीएफ वाला जो संडे को हुआ था, उसमें देखिएगा कि हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। यकीन मानिए हिस्ट्री के क्वेश्चन सिविल सर्विस स्तर के ही हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा। और ये जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि ये मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। तो मुस्लिम रूल सिर्फ हमको एक आक्रमणकारी ही नहीं देखने चाहिए, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। उनके समय में लिटरेचर, पेंटिंग और आर्किटेक्चर काफ़ी जाना जाता है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, खास तौर पे कल्चरल एस्पेक्ट हमको काफ़ी ध्यान में रखने होंगे। रही बात पॉलिटिकल अचीवमेंट की, तो अकबर के समय में जितने भी साम्राज्यों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, उसमें कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन्वेजन ऑफ अकबर इनटू सीक्वेंस। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, मेक श्योर कि ये सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है।
लास्ट इसका पार्ट है इंडिया का, और वो है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया तो पसंदीदा टॉपिक है किसका, यूपीएससी का। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का बहुत कम समय मिल पा रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एंशिएंट और मेडिवल का पूरा पूरा ज्ञान हो, आप डायरेक्टली मॉडर्न इंडिया से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर कुछ छोड़ना ही है अगर हिस्ट्री में, तो एंशिएंट और मेडिवल छोड़ देना। लेकिन जैसा कि रिसेंट ट्रेंड देखने को मिला है, अब यूपीएससी सिर्फ मॉडर्न से सवाल नहीं पूछती है। अब उनका बहुत ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन क्वेश्चन आने लग गए हैं। वो एंशिएंट वाले पार्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गया है, और मेडिवल वाले पार्ट से भी। तो अब वो दिन बीत चुके हैं जब मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करता था यूपीएससी। तो मैं तो बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग किसी पोर्शन को छोड़ दीजिए, किसी पोर्शन को कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी मॉडर्न इंडिया एक स्पेसिफिक चॉइस रहती है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आज के संविधान को समझने में मॉडर्न इंडिया का इतिहास समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए हमने क्या कर रखा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखिए ब्रिटिश पीरियड अगर देखा जाए इंडिया में टोटल 240 साल तक का था। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये तो है 150 साल का, और ये है आपका 90 साल का। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 90 साल और 240 और 150 साल। तो ये वाला जो पोर्शन है सबसे पहला वाला, इसमें क्या हुआ था, देखिए मैंने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ था इस समय, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। विस्तार का मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य का आकार कम हो रहा है, और ब्रिटिश साम्राज्य का आकार क्या है, बढ़ रहा है। एक ऐसा अंपायर जो 200 सालों तक लगभग बना रहा, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, और एक नई चीज़ इंडिया में डेवलप हो रही थी, उसको ब्रिटिश अंपायर कहते हैं। उसका आकार धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, एक ऐसा सांप जो आपने नोकिया के गेम में खेला होगा, और लगातार उसका साइज बढ़ रहा था, और वो धीरे धीरे चीज़ों को खाते जा रहा था। खाने का मतलब यहाँ पर पता है क्या है, कि जब वो सांप जब कुछ चीज़ खा रहा, उसका आकार जैसे उसका आकार जब थोड़ा सा बढ़ रहा था, उसका मतलब यहाँ पर यह है कि उसने नए राज्य को हड़प लिया है। और इस तरीके से ब्रिटिश अंपायर ने 150 सालों में सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी में ही दखल नहीं दिया, बल्कि उसने अपना साम्राज्य भी पूरी तरीके से विस्तार कर लिया था। कैसे किया होगा विस्तार, आपको याद होगा कि, याद होना चाहिए वैसे, मुगल पीरियड में कई सारे ऐसे प्रांत थे जो मुगल एम्पायर का हिस्सा थे, जैसे कि मराठा, मैसूर, अवध, बंगाल, पंजाब। दे बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर व्हाट, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। और इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये लोग समझ रहे थे कि हम लोग को मुगल्स की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ पे नज़र बना रखी थी किसने, ब्रिटिश ने एक एक करके इनको हराना शुरू किया। बंगाल को हराया प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में। मराठास को हराया 3 युद्ध करके, जिसको एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, सॉरी एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। मैसूर को पराजित किया 4 एंग्लो मैसूर युद्ध करके, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान को लपेटा था उन्होंने। और हराने के बाद सब्सिडी अलायंस नाम की संधि लगा दी थी। इसी प्रकार से एंग्लो सिख वॉर हुआ, ठीक है ना। तो इन ये जो कभी मुगल के प्रांत हुआ करते थे, थोड़ा बहुत इन्होंने इंडिपेंडेंट शासन शुरू करना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों ने इन्होंने एक एक करके हरा दिया है। अंग्रेजों ने इनको एक एक करके पराजित करना शुरू कर दिया है। तो वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ 150 ईयर्स, और वो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी किसकी, ब्रिटिश की। ब्रिटिश ने प्री एग्जिस्टिंग इकोनॉमी जो मुगल पीरियड से चलती हुई आ रही थी उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है इनकी लैंड रिवेन्यू पॉलिसी में, जिसको हम एग्रेरियन पॉलिसी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट आर सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी, जिसने इंडिया की इकोनॉमी को डिसरप्ट कर दिया था, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरा क्या कर दिया था, अपने हिसाब से बना लिया था। और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गए। तो इंडिया की मार्केट में कहाँ के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ब्रिटिश अंपायर के। ठीक है, इन दिस वे ब्रिटिश डिसरप्टेड द इंडियन इकोनॉमी जो पहले से ही चलती हुई आ रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही हमें इन 150 सालों में जानना है कि कौन कौन से गवर्नर जनरल और कौन कौन से वाइसरॉय हुए हैं। वाइसरॉय तो हम 1857 के बाद देखेंगे। फिर भी इन 150 सालों में जब ब्रिटिश अंपायर पूरी तरीके से फैल चुका था, उसका रिएक्शन देखने को मिलता है हमको उसके सेकंड फेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। ओके, और ये एक परिणाम था किस चीज़ का, ये परिणाम था उन सभी पॉलिसीज़ का जो ब्रिटिश ने पिछले
150 सालों में करी थी। वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज, इट इज इंडियन रेनेसां। राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, विवेकानंद के कंट्रीब्यूशन, इसने भारतीय समाज को जागरूक बनाया और इस जागरूक समाज को आगे बढ़ाया है आने वाले लीडर्स ने। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि वी आर लिविंग इन द लियोनेटिक असाइलम। ये किस किस महापुरुष का स्टेटमेंट है? स्वामी विवेकानंद का है। इसी तरीके से हम देखेंगे इसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, जो 1885 से शुरू होता है कांग्रेस की स्थापना के साथ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, इसका कोर्स, इसका डेवलपमेंट, इसकी लीडरशिप कैसी थी और जितने भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन सब के रोल को आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हो रही है, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इज सपोज टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग किससे लड़ रहे हैं ये तो पता है। वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम ब्रिटिशर्स। लेकिन किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद भारत फिर से वही होगा जो अंग्रेजों के आने से पहले से था? नहीं। वी आर क्रूजिंग टूवर्ड्स टू मेक द इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो जो ब्लूप्रिंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट का वो क्या था? टू मेक इंडिया एज द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन द लाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। यही इसकी थीम थी। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाला पार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगले स्लाइड में मैंने एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, जिससे आपको काफ़ी समझ आएगी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फ्लो है वो किस तरीके से चलता था। देखिए आपको एक नदी दिख रही होगी यहाँ पर, जिसको मैंने नाम दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम एक रिवर मान लेते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने क्या मान लिया? एक रिवर मान लिया है। ये देखिए गंगा की तरह मैंने इसको एक नदी मान रखा है और इसमें जिसका भी जो योगदान है वो सारा का सारा इसी में आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये रही गांधी नाम की नदी, और गांधी जो कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में एक सबसे बड़े नेता हैं, वो कई नेताओं से बहुत आगे नजर आ रहा है हमको। ठीक है, इन द फ्रीडम फाइटर की जो गैलेक्सी है, जो स्टार्स की है, उनमें सबसे चमकते सितारे हैं कौन? गांधी जी। तो गांधी जी को सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं जानना है, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर। इनकी भूमिका को भी समझना पड़ेगा कि गांधी क्या सिर्फ एक नेता थे? हैं सिर्फ नेता ही? क्या उनको सिर्फ एक नेता के रूप में जाना चाहिए? नहीं, वो तो एक समाज सुधारक भी थे। जैसे हरिजन, सर्वोदय, ट्रुथ नॉन वायलेंस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इन्होंने बड़े बड़े आंदोलनों पे अगुवाई भी करी थी। जैसे कि हम देखते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहने का मतलब यह है कि वट एवर ही हैड डन एज अ सोशल रिफॉर्मर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ एक्टिविस्ट, वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारा का सारा किसे मिल जा रहा है अल्टीमेटली? इस इंडियन नेशनल मूवमेंट नाम की एक नदी में। तो गांधी का ही क्यों, जितने भी हमारे नेता हैं वो अपने तरीके से जो भी काम कर रहे थे आज भारत की आज़ादी के लिए, वो सब का सब कहाँ पर कंट्रीब्यूट हो रहा था? इंडियन नेशनल मूवमेंट में। चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो। ये जो रिवॉल्यूशनरी फेज दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन इनटू सीक्वेंस, HSRA, HRA, नेहरू रिपोर्ट, इन सबको किस में लगाइए? सीक्वेंस में लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गांधी इरविन पैक्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द इंटरनेशनल मूवमेंट टू प्लेस बिटवीन 1885 टू 1947। सो मैनी एक्टिविटीज जिनको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपको काफ़ी एक जुनून पैदा कर देगी इंटरनेशनल मूवमेंट जब आप पढ़ रहे होंगे। और यकीन मानिए आपको एग्जाम पास करने में इस वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर जैसे सुभाष चंद्र बोस का भी अच्छा खासा रोल है, इसको आप पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रिंटिंग प्रेस का भी अच्छा खासा रोल है, ये पढ़ना पड़ेगा। मुस्लिम लीग देखिए कुछ समय तक साथ चलता है, बाद में अलग हो जाता है। और साथ में हम ये देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है इसका साथ चल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाया मैप मैंने आपके लिए, और ये मैप आपकी बहुत मदद करेगा। जब आपकी थोड़ी सी समझ हिस्ट्री की हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि ये मैप आपकी बहुत मदद करने वाला है। और एक नज़र में आप समझ सकते हैं कि पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट का निचोड़ बन रखा है यहाँ पर। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट अप टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बीच में देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, क्रिस प्रपोजल, अगस्त ऑफर, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब का सब किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था? हिस्ट्री का भी पार्ट है और पॉलिटी का भी पार्ट है ये। तो इसके डुअल नेचर है, ये हिस्ट्री के लिए भी पढ़ेंगे आप और पॉलिटी के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि जो नदी है दो भागों में बढ़ जाती है, डेल्टा बना देती है।
एक का नाम पड़ जाता है इंडिया और एक का नाम पड़ जाता है क्या, पाकिस्तान। तो दिस शुड बी द अप्रोच टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। और यकीन मानिए कि आपका हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं 18-20, 14-15 तो आप सॉल्व कर ही लेंगे और आप एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं अगर आपने हिस्ट्री वाला सेक्शन को अच्छी तरीके से किया है। आने वाले समय में हम टॉपिक वाइज डिटेल में आपके सामने सेशन लेकर आएंगे। इंडस वैली से शुरुआत करेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के 1947 में ख़त्म करेंगे। इन 40 to 50 लेक्चर्स मैं खुद आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा करवाऊंगा और आपके सामने सामने उन क्वेश्चंस को रखूंगा जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन लगातार बनाता रहा है। ओके, सो अब मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में सुन लीजिए। एंशिएंट इंडिया के लिए नई एनसीईआरटी भी पढ़िएगा और आर एस शर्मा बहुत जाने माने इतिहासकार हैं, ये पढ़िएगा। डीएन झा की बुक को भी रिफर कर सकते हैं, पतली सी किताब है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। हिंदी मीडियम वाले छात्र किरण प्रकाशन की बुक को ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी पढ़ी है। और थोड़ी बहुत जिसको जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं अगर हिंदी की समझ है उनको, तो किरण प्रकाशन की बुक को खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानता हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिवल इंडिया के लिए नई एनसीईआरटी सतीश चंद्रा भी पढ़ेंगे, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से। मॉडर्न इंडिया के लिए खास तौर पर मैं कहूँगा बिपिन चंद्र को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये जो बीएल ग्रोवर वाली बुक है, जो जो शुरुआत के जो 150 साल हैं, शुरुआत के जो 150 साल हैं ब्रिटिश एम्पायर के, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश एम्पायर की, और इसी प्रकार से जो उनके जो गवर्नर जनरल्स हैं, इनके बारे में सबसे अच्छा अगर किसी बुक में समझाया है तो उसका नाम है बीएल ग्रोवर। प्लीज़ डू रिफर इट। साथ ही स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, इसको भी रिफर कर सकते हैं, हर कोई इसको रिफर करता है, मैं भी करता हूँ और आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। मेंस वाले के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर जिक्र नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने एक बुक का नाम लिखा है। अर्जुन देव एनसीईआरटी की बुक हुआ करती थी पहले कभी, लेकिन अब ये ओरेंट ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन इसको छापता है, जरूर पढ़ेगा, पतली सी किताब है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानना है वर्ल्ड हिस्ट्री में तो जैन एंड माथुर की बुक को रिफर कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूपीएससी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं सिविल सर्विस के अलावा सीडीएस के, सीएपीएफ के और एनडीए के, इनको जरूर रिफर करिए, ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सलाह है। इसको मानने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम पास करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी दीजिए। अगला सेशन हम जल्दी लेकर आएंगे, हिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा मैं खुद, और आपकी हेल्प कर सकता हूं कि किस तरीके से हिस्ट्री के पार्ट को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, सी यू सून, ओके, बाय, टेक केयर।